हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुकोशल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें एचएससी सीईटी मेंस एग्ज़ाम जो कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसका हम सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो उसकी फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लेना। और आज उसकी हम सेकेंड क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्लास में इसमें हम कवर करेंगे हायर परचेज सिस्टम, पार्टनरशिप के बेसिक्स, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर और डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो यही टॉपिक हमारे रहते हैं फर्स्ट यूनिट के। और इस क्लास के बाद आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। 2 क्लासेस में हमने पूरी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसको कंप्लीट कर दिया है। तो आप वो क्लास भी देख लेना। और चलिए आज की क्लास भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है हायर परचेज सिस्टम। ये हमारे जो सिलेबस में है वो हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम दोनों दिए हुए हैं। दोनों के बीच में कंपैरिजन, दोनों का मीनिंग, सारी चीज़ें आज हम समझ लेते हैं। तो जो हायर परचेज सिस्टम होता है वो क्या होता है। अब हायर परचेज सिस्टम का मतलब है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना। किसी भी चीज़ को, कोई भी फिक्स एसेट हमने खरीदी, उस फिक्स एसेट को हम एक साथ पेमेंट ना करके, कैश में एक साथ पेमेंट ना करके उसको हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं। जैसे हम कोई कार लेते हैं या कोई गाड़ी, कोई कुछ भी ऑटो व्हीकल लेते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम एक बार कुछ डाउन पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद बाकी की जितनी भी पेमेंट्स होती हैं उनको हम अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में पे करते जाते हैं। तो वो जो सिस्टम होता है वो हमारा हायर परचेज सिस्टम होता है, वही हायर परचेज सिस्टम होता है। अब और इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज में क्या डिफरेंस होता है, देखो हमने कोई भी कार खरीदी, मान लो 1 लाख रुपीज़ की, कोई भी व्हीकल खरीदा, हम 1 लाख का खरीदा, ठीक है। अब अगर हमने इसमें इंस्टॉलमेंट सिस्टम लगाया तो हम क्या करेंगे कि कुछ डाउन पेमेंट कर दी, जैसे मान लो 20,000 की हमने डाउन पेमेंट कर दी, ठीक है। अब अगर हायर परचेज सिस्टम या फिर हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम के थ्रू कुछ चीज़ खरीदते हैं तो वो अगर 1 लाख उसका प्राइस है तो वो हमें 1 लाख की नहीं पड़ती, उससे कुछ ज़्यादा की पड़ती है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी पड़ती है। अब 1 लाख की कोई चीज़ थी तो वो मान लो हमारे पड़ी 1,10,000 की, तो 20,000 तो हमने डाउन पेमेंट कर दी, बाकी के बचे 90,000, 90,000 बचे। वो 90,000 की हमने मान लो इंस्टॉलमेंट बना दी, 9 इंस्टॉलमेंट बना दी 10,000 की, ठीक है। अब 10,000 की इंस्टॉलमेंट बना दी। अब ऐसे ही हायर परचेज में बनती है और ऐसे ही इंस्टॉलमेंट में बनती है। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि जो ये 20,000 थे ये पे करते ही, अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम है तो उस कार की या कोई भी वो व्हीकल, कोई भी एसेट जो हमने खरीदी है उसकी ओनरशिप जो है, उसकी ओनरशिप वो उसी टाइम पे हमें मिल जाती है। यानी कि जो परचेजर होता है, जो खरीदने वाला होता है, उसकी ओनरशिप वो जो स्टार्टिंग की डाउन पेमेंट करते ही अगर मिल जाती है तो वो होता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में ये 20,000 की पेमेंट करते ही उसको ओनरशिप नहीं मिलती, उसको सिर्फ वो व्हीकल मिलता है या जो भी वो एसेट परचेज कर रहा है वो एसेट मिलती है परचेजर को, उसकी ओनरशिप नहीं मिलती। उसकी ओनरशिप कब मिलेगी, जब वो लास्ट की पेमेंट भी कर देगा ना, ये 10,000 की सारी 9 इंस्टॉलमेंट है ये भी सारी पे कर देगा, बिल्कुल लास्ट की जो 10,000 की इंस्टॉलमेंट होगी वो पे करते ही उसको ओनरशिप मिलेगी, तब तक नहीं मिलेगी। ये डिफरेंस होता है हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में। अब जो हायर परचेज सिस्टम है उसमें, जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम है सॉरी, उसमें क्या होगा कि ओनर तो बन गया ये 20,000 पे करते ही, तो बाकी की जितनी भी अमाउंट बची वो क्या कहा जाएगा, उस पूरी अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लोन, कि उससे हम लोन ले रहे हैं ये, और लोन की फॉर्म में उसको कंसीडर किया जाएगा। और ये जो बाकी की अमाउंट है और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी उसी तरह से चार्ज किया जाएगा। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में इन सारे पैसों को, इन इंस्टॉलमेंट के पैसों को हम लोन नहीं बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे रेंट। क्योंकि हम उनको, जब तक वो ओनर नहीं बन जाता, जब तक उसको हमने, कंपनी ने, यानी कि वो सारे वो जो व्हीकल है वो रेंट पे यूज करने के लिए दिया है एक तरह से, और वो अगर एक भी इंस्टॉलमेंट पे करने में डिफ़ॉल्ट करता है तो वो कंपनी वो पूरी की पूरी एसेट को सीज कर लेती है, अपने पास ले लेती है वापस से,
वो तो इसलिए वो रेंट पे देती है सिर्फ, और लास्ट की पेमेंट मिलने पर उसको उसका ओनर बना दिया जाता है, तब तक नहीं बनता। ये डिफरेंस होता है। इसमें पढ़ के भी देखोगे आप, यही चीज़ें लिखी हुई है। जैसे जो हायर परचेज सिस्टम है वो हायर परचेज एक्ट 1972 के अंडर आता है। हायर परचेज सिस्टम, इसमें क्या होता है कि गुड्स पर डिलीवर की जाती हैं एक पर्सन को, जो कि ये एग्री करता है कि वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करेगा उसकी, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करेगा, एक साथ पेमेंट नहीं करेगा। अब बायर जो है वो उसी टाइम पे एसेट को खरीद ले सकता है जिस दिन उसने ले ली, यानी कि वो 1 लाख की ले ही है, मान लो इस साल जैसे जनवरी 2023 में ले ली उसने वो, ठीक है, तो वो जनवरी 2023 में ही उसी टाइम पे वो इमीडिएटली उसको एक्वायर कर सकता है, ले सकता है, अपने पास रख सकता है। और उसकी ओनरशिप जो है वो सेलर के पास ही रहेगी जब तक फाइनल पेमेंट नहीं हो जाती। हायर परचेज सिस्टम में ऐसा ही होगा। और जो बायर है वो अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है, जो वो इंस्टॉलमेंट्स हमने लिखी थी 10-10 हज़ार की, उनमें एक भी इंस्टॉलमेंट अगर नहीं देता है तो सेलर जो है, बेचने वाला जो है, उसके पास राइट है कि वो उस एसेट को सीज कर सकता है, यानी कि अपने पास वापस जब्त कर सकता है। और सेलर जो है, इसमें कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। फिर टैक्स बेनिफिट सेलर को क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सेलर ही उसका ओनर रहता है लास्ट तक। सिर्फ लास्ट पेमेंट मिलने के बाद ही जो परचेजर है वो उसका ओनर बनता है। तो सेलर जो है अपने अकाउंट्स में डेप्रीशिएशन शो कर सकता है उस गुड्स के ऊपर कि हाँ मेरा डेप्रीशिएशन लगता जा रहा है। तो वो डेप्रीशिएशन अपने P&L में शो कर सकता है, जिससे उसका प्रॉफिट कम आएगा और उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। इसके अलावा परचेजर कैसे उसका टैक्स बेनिफिट ले सकता है, क्योंकि परचेजर जो वो 10,000 की हर इंस्टॉलमेंट जो वो पे कर रहा था, वो इंस्टॉलमेंट्स उसकी रेंट मानी जाएगी। अब रेंट मानी जाएगी तो यानी कि परचेजर उस रेंट के चार्जेस को अपने खर्चों में शो कर सकता है, अपने P&L में एक्सपेंसेस दिखा सकता है रेंट को, और इससे भी उसका प्रॉफिट कमाएगा, और प्रॉफिट कमाएगा तो उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो हायर परचेज सिस्टम में यही मेन फीचर्स होती हैं हायर परचेज सिस्टम की। आगे देख लेते हैं ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम मतलब कि एक क्रेडिट में सेल करने का एक जरिया होता है, ये कॉन्टैक्ट ऑफ सेल होता है क्रेडिट सेल करने का। दूसरा पेमेंट इंस्टॉलमेंट में ही होती है, जैसे हायर परचेज सिस्टम में होती है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, इसमें स्टार्टिंग में ही ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, यानी कि जनवरी 2023 को मान लो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, तो उसी टाइम पे जो परचेजर है वो ओनर बन जाता है। हायर परचेज में ऐसा नहीं होता, वो लास्ट की पेमेंट जब तक नहीं मिलती जब तक ओनर नहीं बनता, लेकिन इसमें स्टार्टिंग की पेमेंट के बाद ही ओनर बन जाता है। और इस केस में अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है, क्योंकि ओनर तो वो स्टार्टिंग में ही बन गया, तो इस केस में अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो सेलर क्या कर सकता है, अगर कोई वो बायर जो है वो इंस्टॉलमेंट ना पे करे कोई भी, अब उसने ओनर तो बन गया वो उस प्रोडक्ट का, तो ओनर बन गया, तो अब वो सीज तो कर नहीं सकते, जब तो कर नहीं सकते अब वो प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे कि जो सेलर है वो क्या कर सकता है कि उसके ऊपर लोन ना पे करने का, क्योंकि वो लोन माना गया था, बाकी की सारी पेमेंट को हमने लोन माना था, तो उन लोन ना पे करने की का केस कर सकता है उसके ऊपर, तो शू कर सकता है बैलेंस अमाउंट के लिए विद इंटरेस्ट, यानी कि लोन के ऊपर जो केस बनता है, जो लोन एक्ट के अंडर आता है, वो केस कर सकता है सेलर बायर के ऊपर। अब दूसरा है, एक और क्या है, राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। इसका क्या मतलब है कि देखो ओनर बन गया था फर्स्ट पेमेंट के बाद ही, जो बायर है, जो खरीदने वाला है बायर, वो ओनर बन गया था फर्स्ट पेमेंट के बाद ही, तो अब वो ओनर बन चुका है, जनवरी में ही ओनर बन गया, मान लो पूरी साल में उसको पे करनी थी 10 महीनों में, तो लेकिन ओनर तो वो स्टार्टिंग में ही बन गया, तो वो उसी टाइम पे उस एसेट को सेल कर सकता है या और किसी और को दे सकता है यूज करने के लिए, प्लेज कर सकता है, सेल कर सकता है, और बाकी की इंस्टॉलमेंट चाहे ना दी हो उसने, क्योंकि वो उसका काम सिर्फ इंस्टॉलमेंट देना है। अब अगर वो डिफ़ॉल्ट भी करता है तो जो सेलर है वो गुड्स उससे जब्त नहीं करेगा, वो एसेट उससे जब्त नहीं करेगा, वो उसके ऊपर सिर्फ केस कर सकता है कि उसने लोन नहीं दिया, वो एसेट उस जब्त नहीं करेगा, तो इसलिए वो एसेट वो कभी भी सेल कर सकता है। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में वो सेल नहीं कर सकता, क्योंकि हायर परचेज सिस्टम में उस एसेट का ओनर हमेशा सेलर ही रहेगा जब तक वो लास्ट पेमेंट नहीं मिल जाती। तो लास्ट पेमेंट मिलने के बाद ही जो बायर है उसको सेल कर सकता है कहीं आगे, तब तक नहीं कर सकता, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में कर सकते हैं। अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में अगर हम एग्जांपल देखें, देखो हायर परचेज सिस्टम है ना, वो उसमें तो आते हैं हमारे ज़्यादातर आते हैं ऑटोमोबाइल्स, जो भी ऑटोमोबाइल व्हीकल, जो भी
परचेज करते हैं जो हम ये बोलते हैं कि इंस्टॉलमेंट में परचेज किया है, तो वो होता है हमारा हायर परचेज के अंडर आता है। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, इसमें क्या आता है, जैसे हम कोई फ़ोन वगैरह खरीदते हैं, कोई इलेक्ट्रिक गुड्स कोई भी खरीदते हैं, फ़ोन खरीदा मान लो फ़ोन, तो वो फ़ोन हमारा आएगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, क्योंकि फ़ोन हमने ले लिया कुछ डाउन पेमेंट करके, मान लो 2000, हमारा 20,000 का फ़ोन था, हमने 2000 की डाउन पेमेंट कर दी, तो वो डाउन पेमेंट करते ही हम उस फ़ोन के ओनर बन जाते हैं। अब उस फ़ोन के ओनर हम बन गए तो हम उस फ़ोन को कभी भी बेच भी सकते हैं। अब इनमें इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्यों यूज होता है? इंस्टॉलमेंट सिस्टम उन प्रोडक्ट्स में यूज होता है जिनकी स्क्रैप वैल्यू बहुत कम होती है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब है वो पुराने होकर उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अब जैसे ऑटोमोबाइल्स है, वो पुराने होकर भी उनकी अच्छी वैल्यू मिल जाती है मार्केट में, अच्छे पैसों पे वो बिक जाते हैं। तो इसीलिए जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें तो हायर परचेज सिस्टम यूज करते हैं सेलर, और जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू, जिनकी स्क्रैप वैल्यू यानी कि जिनकी बाद में बेचने के लिए मार्केट वैल्यू, पुराने होने के बाद उनकी बेचने के लिए मार्केट वैल्यू बहुत कम होती है। जैसे फ़ोन है, अब फ़ोन वो 20,000 का है, लेकिन वो पुराना होके उसको कोई 2,000 में भी नहीं लेगा 1 साल बाद। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं उनको इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे बेचा जाता है, और जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी स्क्रैप वैल्यू ज़्यादा होती है उनको हायर परचेज सिस्टम में बेचा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और इनका डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा कि हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है। ये इसमें भी लिख रखा है इनका डिफरेंस कुछ, कि वो लोन माना जाता है, उसको रेंट की तरह पे किया जाता है, और उसको लोन की तरह पे किया जाता है। ये आप पढ़ लेना, ये वही चीज़ें जो मैंने बता दी अभी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप का मतलब है जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन आपस में मिलके काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट को बांटने के लिए, प्रॉफिट या लॉस को बांटने के लिए, तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसको बांटते हैं आपस में, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप जो है उस किस एक्ट के अंदर आती है? पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आती है। पार्टनरशिप सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन दी गई है कि रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि पार्टनरशिप क्या है? कुछ लोगों के बीच में ऐसा रिलेशन है जिसमें वो एक बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जो है वो बांटते हैं, और वो बिजनेस या तो वो सारे पार्टनर मिलके साथ में देखेंगे, या उनमें से कुछ एक पार्टनर, जैसे मान लो 5 पार्टनर थे तो सिर्फ 2 पार्टनर ही एक्टिवली उस बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट और लॉस सारे 5 पार्टनर मिलकर बांट रहे हैं। वो किसी भी रेशो में बांट सकते हैं, इन 2 को ज़्यादा मिल रहा हो, क्या पता प्रॉफिट इनको कम मिल रहा हो, ऐसा हो सकता है, या फिर इक्वल भी मिल सकता है। वो सारी चीज़ें उनके एग्रीमेंट में होती है। वो एग्रीमेंट क्या होता है? वो उनकी पार्टनरशिप डीड होती है, वो भी हम आगे देखेंगे। पहले कुछ फीचर्स देख लेते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे। एक सिंगल पर्सन होगा तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। पार्टनरशिप का मतलब है कि 2 व्यक्ति तो उसमें कम से कम होने चाहिए। दूसरा है इनमें कुछ एग्रीमेंट होता है कि हम प्रॉफिट किस रेशो में बांटेंगे, कितने कितने पैसे लेके आएंगे, कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, सारी चीज़ों के बीच में एग्रीमेंट होता है। और बिजनेस करते हैं वो कुछ ना कुछ, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है वो एक दूसरे के बिहाफ पे काम करेंगे, आपस में मिल के काम करेंगे, म्यूचुअल एजेंसी होती है पार्टनरशिप। वो प्रॉफिट बांटते हैं, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो वो आपस में बांटेंगे। और पार्टनरशिप की जो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। देखो ये हमने पढ़ा भी होगा कि जो कंपनी होती है उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप, इनमें लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि अनलिमिटेड होने का मतलब है कि अगर कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाता है, बिजनेस में कुछ लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो पार्टनर की पर्सनल जो एसेट है वो भी बेचनी पड़ सकती है। जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसमें से भी जो लॉस है कंपनी का या उनकी पार्टनरशिप फर्म का वो पे करना पड़ सकता है। तो लाइबिलिटी जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स की होती है वो अनलिमिटेड होती है। या कुछ ऐसी भी अब पार्टनरशिप आती है जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, वो रजिस्टर्ड होती है, फिर वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंडर। तो ऐसे केस में
पार्टनर्स की लाइबिलिटी फिर लिमिटेड हो जाती है। लिमिटेड होने का मतलब है सीमित हो जाती है, सिर्फ बिजनेस के जो प्रॉफिट हैं उनमें से ही, या बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है, बिजनेस की जो एसेट है, संपत्ति है, सिर्फ उन्हीं को बेचना पड़ेगा लॉस के केस में। जो उस पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी है खुद की, उसको बेचना नहीं पड़ेगा। तो वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है। लेकिन जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो हम पढ़ रहे हैं, उस एक्ट के अंडर जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड ही होती थी। लेकिन आजकल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट भी आ चुका है, तो उसके अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। फिर आगे है पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनर्स एग्रीमेंट करते हैं उसको ही हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। जो वो एक परफॉर्मा होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि एग्रीमेंट सारे उनके एक रिटन फॉर्म में होते हैं, और उस रिटन फॉर्म के एग्रीमेंट को ही हम बोलते हैं ये पार्टनरशिप डीड। तो ये पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सारे एग्रीमेंट लिखे जाते हैं पार्टनर्स के बीच में क्या क्या हुए हैं। ये पार्टनरशिप डीड जो है, ये एग्रीमेंट है, ये कभी भी चेंज किया जा सकता है इसका कोई भी पॉइंट, अगर सारे पार्टनर एग्री हो जाएं तो, कि भाई हाँ सारे पार्टनर अपनी सहमति दे दे कि हाँ हम ये पॉइंट है ये चेंज कर रहे हैं भाई, तो वो चेंज हो जाएगा। और पार्टनरशिप डीड जो है ये स्टैम्प एक्ट के अंडर आती है। स्टैम्प एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, ये रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है कि हमारी ये पार्टनरशिप डीड है, हमारे बीच में ये एग्रीमेंट है, इसको हम स्टैम्प एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करवा लेंगे। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो पार्टनरशिप डीड में बिजनेस का नाम, बिजनेस का एड्रेस क्या होगा ये लिखी जाएगी सबसे पहले। फिर पार्टनर जो हैं वो कौन कौन होंगे, पार्टनर्स का नाम और उनके एड्रेस, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल, कौन कौन सा पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लेके आएगा, वो सारी एग्रीमेंट इसमें लिखा होगा। कितना अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होगा फर्म का, जैसे 1 जनवरी से 1 जन से 31 दिसंबर वाला, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला, कौन सा हमें अकाउंटिंग ईयर फॉलो करना है वो इसमें लिखा जाएगा। दूसरा, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कि कब से पार्टनरशिप स्टार्ट होगी और कब ख़त्म होगी, कब इसका पूरा पीरियड, अगर वो ख़त्म होने का पीरियड पहले से डिसाइड है तो वो डिसाइड लिख दिया जाएगा, जैसे 20 साल तक पार्टनरशिप करेंगे हम, उन्होंने ये एग्रीमेंट कर लिया, या फिर ये कर लिया कि अनलिमिटेड टाइम तक है, जब तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा, जब तक हमारी पार्टनरशिप चलेगी। तो वो सारी चीज़ें, और वो कब स्टार्ट की है वो पार्टनरशिप, किस डेट से स्टार्ट हो जाएगा उनका ये बिजनेस, वो सारी चीज़ें। रूल रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कैसे खोले जाएंगे, सबके जॉइंट अकाउंट होंगे, सबका अलग अलग होगा, फर्म के नाम पे अकाउंट होगा, सारी रिलेटेड जो बैंक अकाउंट से रिलेटेड उनकी डिटेल है वो लिखी जाएगी। प्रॉफिट और लॉस किस रेशो में बांटेंगे, वो इक्वल बांटेंगे या अलग अलग रेशो में बांटेंगे, या जो कैपिटल ज़्यादा लेके आया उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें इसमें लिखी जाएंगी उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। और फिर जो कैपिटल लेके आता है पार्टनर उसको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, या वो लोन लेके आएगा तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ड्राइंग अगर उसने ली है तो ड्राइंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। ड्राइंग क्या होती है कि पार्टनर अपने खर्चे के लिए, खुद के खर्चे के लिए बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल रहा है तो उसको क्या इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसमें फिक्स होता है पार्टनरशिप डीड में, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें लिखी जाएंगी। इसके अलावा अगर ऑडिटर अपॉइंट करना है, ऑडिटर कौन होता है, जो हमारे अकाउंट्स को चेक करता है, किसी भी बिजनेस के अकाउंट्स को जो चेक करता है, ऑडिट करता है, वो ऑडिटर होता है। तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, अगर कोई है ऑडिटर तो वो भी लिखा जाएगा इसमें। सैलरी कमीशन अगर किसी पार्टनर को मिल रहा है तो वो कितना देना है, कैसे देना है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा राइट, ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, ये लिखा जाएगा कि पार्टनर की क्या क्या राइट है, पार्टनर की क्या ड्यूटी बनती है, कैसे किस पार्टनर को काम करना है, किस पार्टनर को नहीं करना है, कितना काम करना है, सारी चीज़ें, सारी डिटेल इसमें लिखी जाएंगी। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर, तो वो भी लिखा जाएगा कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है कोई पार्टनर, तो उस केस में जो लॉस होगा उस लॉस को दूसरे पार्टनर कैसे बियर करेंगे, कैसे उस लॉस को बांटेंगे आपस में किसी एक पार्टनर के दिवालिया होने पर। आगे है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, की अगर फर्म डिसोल्यूट हो रही है, डिसोल्यूशन का मतलब है कि एक पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है,
तो पार्टनरशिप फर्म बंद होने के टाइम पे अकाउंट्स हैं हमारे, जो बुक्स हैं हमारे, उनको कैसे सेटल करेंगे, क्या प्रोविजंस होंगे, वो सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। अगर पार्टनर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो वो झगड़ा कैसे सेटल होगा, ये सारी डिटेल भी लिखनी होती है पहले ही। रूल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर देखो पार्टनर्स में कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, कोई नया पार्टनर आता है, वो कैसे आएगा, सबकी कंसेंट के बेस पे आएगा या कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी जाएंगी। रिटायरमेंट अगर हो रही है पार्टनर की, तो क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, रिटायरमेंट के टाइम पे उसको क्या क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें। या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसको क्या क्या मिलेगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव को कैसे उसको हम हमारे अकाउंट्स में डील करेंगे, क्या चीज़ें चेंज करेंगे, वो सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड करके पार्टनरशिप डीड में लिखनी होती है। और इसके अलावा कोई भी और बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ है जिसको उनको लगता है कि हमें पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि इस चीज़ को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो वो सारी चीज़ें भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती हैं। फिर उसको रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है। तो फिर सारे पार्टनर्स को वो पार्टनरशिप डीड ही फॉलो करनी होती है। ठीक है। और आगे है हमारा रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि जब पार्टनरशिप डीड अगर ना बनाए पार्टनर्स, तो ऐसे केस में क्या होगा। देखो ये पार्टनरशिप डीड जो होती है ये ऑप्शनल होती है, वो पार्टनर अगर चाहें तो वो बना सकते हैं, ना चाहें तो वो ना भी बनाएं। अब अगर वो नहीं बनाएंगे तो फिर क्या रूल्स अप्लाई होंगे, वो सारी चीज़ें अब देख लेते हैं। जैसे जो अगर रूल्स अगर वो नहीं बनाते, अपने ये पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते, तो ऐसे केस में जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल होगा, यानी कि इक्वली बांटेंगे वो, जो भी चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इक्वली बांटा जाएगा पार्टनर्स के बीच में, चाहे उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना भी हो। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे केस में दिया ही नहीं जाएगा, कोई भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये भी नहीं मिलेगा, इसके ऊपर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो मिलेगा, कितना मिलेगा, 6% मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, उसमें कुछ नहीं लिखा। अब पार्टनरशिप डीड में अदरवाइज क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड में जितना भी लिखा जाता उतना ही इंटरेस्ट मिलता उनको, लेकिन अब उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो ऐसे केस में 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, बाकी जो कैपिटल और ड्राइंग है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और रेमुनरेशन ऑफ फर्म्स वर्क, अगर कोई पार्टनर कुछ काम करता है ज़्यादा दूसरे पार्टनर के कंपैरिजन में, तो उसको सैलरी या कमीशन मिलता है, और वो सैलरी या कमीशन किस हिसाब से मिलता है, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। लेकिन अब पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, तो ऐसे केस में कोई सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा, चाहे वो ज़्यादा काम कर रहा हो चाहे वो कम काम कर रहा हो। तो नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और कमीशन। ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड ना होने के केस में ये रूल अप्लाई होंगे। अब पार्टनरशिप में क्या कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, पार्टनरशिप अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है पार्टनर्स का, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल लेके आए हैं। अब उस कैपिटल के ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज होगा, या कुछ और नई कैपिटल ऐड हुई, या कुछ निकलवाई है, या कुछ ड्राइंग है, ड्राइंग में के ऊपर इंटरेस्ट लगा है, तो वो सारी चीज़ें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आती है, तो वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा। इसके अलावा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। अब जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बांटना, प्रॉफिट और लॉस को बांटना पार्टनर्स में। अब देखो जो हमारा नॉर्मल सीधा P&L अकाउंट होता है उसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल खर्चे हैं बिजनेस के, यानी कि जो एक्सटर्नल्स को देने पड़ते हैं, कोई किसी को जैसे सैलरी दी है एम्प्लॉयज़ को, इंटरेस्ट दिया है, किसी को कमीशन दिया है या मिला है, रेंट दिया है या मिला है, कोई भी सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं जो बाहर को वालों को देने पड़ते हैं, वो सारे P&L में आते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। अब उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट बचता है, P&L में हमारा नेट प्रॉफिट बचता है ना, तो उस नेट प्रॉफिट को, अब वो नेट प्रॉफिट जो हमारा बचा है उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे डिवाइड करेंगे, ये हमें कौन बताएगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें ये बताएगा कि जो वो नेट प्रॉफिट बचा था P&L में
उसको कैसे बांटना है, वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो इसलिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, पी एंड एल के बाद बनाया जाता है ये, ठीक है। अब पी एंड एल तो सब में ही बनता है, तो इसलिए पार्टनरशिप के अगर जो स्पेशल अकाउंट्स है वो कैपिटल अकाउंट हो गए, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। और हमारा आगे है कि एडजस्टमेंट ऑफ रोंग अप्रोप्रिएशन इन द पास्ट। अगर पास्ट में कोई भी गलत तरीके से बटा है प्रॉफिट या कुछ रोंग अप्रोप्रिएशन हो गई थी, बांटने में कुछ भी गलत हो गया था, तो उसकी एडजस्टमेंट भी की जाती है। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब है कि जो पार्टनरशिप स्ट्रक्चर है, यानी कि जो पार्टनर हैं उनमें से या तो कोई नया एडमिशन हुआ है या कोई रिटायर हो गया या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो ऐसे केस में पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। यानी कि पार्टनरशिप स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाता है, पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर बदल जाता है। अब पार्टनर 2 थे वो 3 हो गए, मान लो 3 से या 2 हो गए, या एक ही था, एक आधा और 2 और ऐड हो गए उसमें। तो ऐसे केस में यानी कि पार्टनरशिप के स्ट्रक्चर में जो चेंज हुआ है उस चेंज को मेज़र करने के लिए भी हमें कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन अकाउंट ऑफ फर्म आएगा। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इन्हीं सारी चीज़ों को। इसके अलावा एक और जो चेंज होता है और पार्टनरशिप अकाउंट बनाना पड़ता है उसके लिए, वो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो जाती है, ख़त्म करना पड़ता है हमें पार्टनरशिप फर्म को, तो ऐसे केस में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं वो भी चीज़ें हम देखेंगे आगे। अब देखो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है सबसे पहले। तो कैपिटल अकाउंट में हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, देखो कैपिटल अकाउंट में कोई भी कैपिटल की अमाउंट जितनी लेके आए हैं पार्टनर वो लिखा जाएगा। कोई कैपिटल उन्होंने विदड्रॉ की है तो वो लिखा जाएगा। कैपिटल विदड्रॉ करना ही ड्राइंग होती है। ड्राइंग यानी कि पार्टनर पैसा लेके आए तो वो कैपिटल हो गया, वो पैसा उन्होंने निकाल लिया तो वो ड्राइंग होगी। तो इसलिए विदड्रॉवल ऑफ कैपिटल कुछ भी है तो वो। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना कितना मिला है वो उनको प्रॉफिट मिलेगा तो उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड होता जाएगा प्रॉफिट सारा, तो इसलिए शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिला है तो वो। अगर उन्होंने जो पैसे निकलवाए उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो। सैलरी मिली है पार्टनर को तो वो भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आएगी। पार्टनर को कोई कमीशन मिला है तो वो भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आएगा। अब ये कैपिटल अकाउंट जो है ये हमारे 2 मेथड होते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के। एक तो है फिक्स कैपिटल मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब फिक्स कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का क्या मतलब है, देखो अगर जो हमने ये आइटम्स देखे थे, अगर इन आइटम्स में से सिर्फ कैपिटल के जो आइटम हैं, सिर्फ कैपिटल का आना, उसको ऐड करना, इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर, सिर्फ ये चीज़ें अगर हम फिक्स रखते हैं, हम हमारे कैपिटल को अगर हम कैपिटल को फिक्स रखते हैं पार्टनर की, यानी कि जो उसके ऊपर इंटरेस्ट या पार्टनर की सैलरी या कमीशन या प्रॉफिट, उन सबको हम पार्टनर के कैपिटल में घटाते या बढ़ाते नहीं हैं। जैसे उसने 1 लाख की कैपिटल वो स्टार्टिंग में लेके आया था, तो वो अगर हमने ऐसा है कि फिक्स कैपिटल रखनी है तो यानी कि उसकी कैपिटल जो वो 1 लाख ही माननी जाएगी, 1 लाख ही रखनी है। बाकी के जो ये आइटम जितने भी बच गए इनको अलग अकाउंट में डाला जाएगा। ऐसे केस में अगर फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं पार्टनर्स की कैपिटल जो है उसको फिक्स रखना है, फिक्स यानी कि ये 1 लाख ही रखना है, तो बाकी के आइटम्स को उसमें कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं जाएगा। बाकी के जो ये आइटम्स हैं इनके लिए अलग अकाउंट बनाया जाएगा फिर, और इसको करंट अकाउंट बोलेंगे और फिक्स अकाउंट में फिर सिर्फ कैपिटल आएगी। ठीक है, अब जो ये करंट अकाउंट में आइटम्स आएंगे ये फिर अलग अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग में देखो अब ये 1 लाख थी हमारी कैपिटल, 1 लाख में कुछ विदड्रॉ की है तो वो इसमें से घट जाएगी। 20,000 मान लो विदड्रॉ कर ली तो इसमें से घट गई 80 बचेगी। 80 में कुछ प्रॉफिट मिला मान लो 2,000 का तो ये भी 80 होगी। तो फ्लक्चुएटिंग यानी कि घट बढ़ रही है, घटी भी है बढ़ी भी है किसी चीज़ से, ये सारे आइटम्स का इसके ऊपर फ़र्क पड़ा है। तो हमारी जो कैपिटल है वो फिक्स नहीं रहेगी। ऐसे केस में मान लो वो 1,20,000 भी हो सकती है, या वो 1 लाख से कम होकर 90 भी 80 भी कितनी भी हो सकती है। तो इसलिए फिर ऐसे केस में वो सारे ये जो सारे आइटम्स हैं ये सारे आइटम कैपिटल अकाउंट में ही आएंगे, क्योंकि फिर वो कैपिटल को चेंज करेंगे और वो कैपिटल फ्लक्चुएट हो जाएगी। फ्लक्चुएट होने का मतलब है कैपिटल में चेंज हो जाएगा, तो वो कैपिटल में चेंज हो जाएगा तो वो फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो ऐसे इसलिए दोनों मेथड में से कोई सा भी जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है वो फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए फिक्स कैपिटल अकाउंट में बाकी के आइटम्स के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा जिसको पार्टनर्स करंट अकाउंट बोला जाएगा,
और बाकी जो सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड आइटम है उसके लिए कैपिटल अकाउंट होगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सारे के सारे आइटम्स जो हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सारी चीज़ें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही आएगी। यही चीज़ इसमें लिख रखी है, आप पढ़ लेना। अब देखो, अगर कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट में क्या आएंगे, देखो कैपिटल फिक्स है तो एक तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक करंट अकाउंट बनेगा। अब कैपिटल अकाउंट में फिर क्या आएगा, सिर्फ जो बैलेंस BDN की स्टार्टिंग में जो कैपिटल का बैलेंस था, ठीक है। कुछ और कैपिटल अगर लगाई है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, नहीं लगाई है, अगर कुछ निकाल ली है, मतलब कुछ लगाई है तो वो करंट क्रेडिट साइड आएगी, क्योंकि कैपिटल आई है तो क्रेडिट साइड आएगी। और अगर नहीं मतलब निकाल लिया है कुछ भी कैपिटल में से तो वो यहाँ आ जाएगा और फिर बैलेंस बच जाएगा। यानी कि जो इंटरेस्ट प्रॉफिट वगैरह वो कुछ नहीं आएगा कैपिटल अकाउंट में, सीधा सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड, कैपिटल ऐड किए तो ऐड हो जाएगी, कैपिटल निकाल लिए तो निकाल ली जाएगी और बचेगा बैलेंस, ठीक है। तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ये चीज़ आएंगी। और फिर करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। करंट अकाउंट में देखो कैपिटल का बैलेंस लिखा सबसे पहले, फिर अगर उस पर इंटरेस्ट लगाए तो वो भी आएगा, पार्टनर की सैलरी भी आएगी, उसको मिला है तो कमीशन मिला है तो वो भी आएगा, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी प्रॉफिट मिला था प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कि जो प्रॉफिट बचा वो मिला उनको तो वो प्रॉफिट भी आएगा उसका। और कुछ निकाला है, ड्राइंग निकाली तो ड्राइंग तो आएगी, ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा था वो भी इसमें चार्ज होगा, अगर लॉस था तो वो लॉस इस साइड आ जाएगा कुछ भी, और फिर बैलेंस बचेगा कैपिटल का, ठीक है। तो वो बैलेंस CD आ जाएगा। करंट अकाउंट का बैलेंस है इसमें, सॉरी, क्योंकि कैपिटल का तो हमने ऊपर लिख लिया था अलग से। अब लेकिन अगर फ्लक्चुएट कैपिटल है, देखो कैपिटल अगर फ्लक्चुएट है तो सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। इसमें कैपिटल का बैलेंस भी आएगा, बाकी के सारे आइटम्स भी आएंगे, इसमें भी सारे आइटम्स भी आएंगे और कैपिटल भी आएगी। कैपिटल में अगर ड्राइंग की है कुछ भी तो वो भी आएगी और सारी चीज़ें आएंगी। और फिर लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटल का ही बैलेंस बचेगा, ठीक है, जिसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। उसमें करंट बैलेंस का अलग से शो करते हैं और कैपिटल का अलग से शो करते हैं हम बैलेंस शीट में, लेकिन इसमें बैलेंस शीट में सिर्फ ये कैपिटल का ही शो हो जाएगा क्योंकि हमने एक ही अकाउंट बनाया है। अब देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट तो हमने देख लिया, दो तरह से बनता है, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। और उसके बाद फिर जो बनता है वो होता है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि जो P&L अकाउंट के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो भी नेट प्रॉफिट बचता है उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में कैसे डिवाइड करना है, वो उसका जो परफॉर्मा है वो होता है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या बताता है हमें कि हाउ द प्रॉफिट आर एप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी है उस प्रॉफिट में से। जैसे पार्टनर को सैलरी देनी है, देखो जो नेट प्रॉफिट बचा हमारा उस नेट प्रॉफिट में से हम पार्टनर को सैलरी देंगे, पहले कुछ कमीशन है वो देंगे, ठीक है। कोई ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगा है वो उसमें ऐसे माइनस होगा, कुछ हमारे इंटरेस्ट आया है कैपिटल के ऊपर वो उसमें ऐड होगा या माइनस होगा जो भी। और उसके अलावा फिर जो बच जाएगा बैलेंस उसको बांट देंगे हम पार्टनर्स में, या तो इक्वली या उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है कि कितने किस रेशो में उनको अपना प्रॉफिट बांटना है, तो फिर वो प्रॉफिट बट जाएगा सारे पार्टनर्स के बीच में। तो ऐसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये इसका परफॉर्मा देख लो पहले, ये रहा। देखो P&L अकाउंट से जो बैलेंस बचा था वो इसमें आ गया, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। अब उस प्रॉफिट में से सैलरी दी है तो वो माइनस हो जाएगी, इस साइड आ गई, वो डेबिट साइड, खर्चे थे हमारे, कमीशन दिया है तो वो माइनस हो गया, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया है तो वो माइनस हो गया, ठीक है। अगर इंटरेस्ट मिला है ड्राइंग के ऊपर तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर रिजर्व्स में कुछ ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट का, कुछ रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करते, सारा का सारा पार्टनर्स को नहीं बांटते तो वो रिजर्व में ट्रांसफ़र किया तो वो आ जाएगा। फिर जो बैलेंस बचता है वो अगर प्रॉफिट का बैलेंस बचा है तो वो इस साइड आके प्रॉफिट बट जाएगा, जैसे A में बट गया, B में बट गया। लेकिन और अगर प्रॉफिट नहीं बचता, लॉस आता है तो फिर वो इस साइड आ जाता है कि वो लॉस फिर A में भी बट गया और B में भी बट गया, ठीक है। तो ऐसे बनता है ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें क्या क्या और फीचर्स होते हैं, इसमें P&L के जस्ट बाद बनता है ये, P&L का ही एक्सटेंशन है ये, पार्टनर है तो उसको P&L अकाउंट को हम थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे, इनकी थोड़ा और बढ़ा देंगे, बाद में फिर प्रॉफिट का हिस्सा बटेगा सब में। ये पार्टनरशिप फर्म ही प्रिपेयर करती हैं। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है क्योंकि P&L अकाउंट भी हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है, जिसमें खर्चे और इनकम का जो अकाउंट होता है वो नॉमिनल होते हैं, तो इसमें भी हम खर्चे और इनकम ही बता रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट होता है ये भी। इट शोज द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इन
इज अप्रोप्रिएटेड अमंग द पार्टनर। ये क्या शो करता है कि नेट प्रॉफिट जो है एक अकाउंटिंग पीरियड में वो कैसे बांटा गया है पार्टनर्स के बीच में, ये चीज़ शो करता है। जो एंट्रीज होती हैं वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इसमें दी जाती है। और पार्टनरशिप डीड जो हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर जो पार्टनरशिप डीड बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसमें इंटरेस्ट चार्ज होगा या कुछ कमीशन, सैलरी, सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अब ये देखो, अब जो हमारा P&L अकाउंट और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उनमें क्या फ़र्क होता है। अब देखो, जो P&L अकाउंट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि प्रॉफिट के में से चार्ज की जाती है, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज की जाती है चीज़ें, चाहे हमारे पास प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें वो पे करना पड़ता है। लेकिन अप्रोप्रिएशन का मतलब है अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, की प्रॉफिट है तो उसका बंटवारा, नहीं है तो नहीं। लेकिन ये तो अगर चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको तो पे करने पड़ेंगे, जो एक्सटर्नल लोगों को पे करने होते हैं। तो P&L जो होता है हमारा वो क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो P&L होता है, जो नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जो हम बनाते हैं सभी के केस में, चाहे वो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप हो, कोई भी हो चाहे, तो उसके केस में हम बनाते हैं P&L अकाउंट। ये क्या होता है हमारा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन जो P&L अप्रोप्रिएशन होता है, ये होता है अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट का बंटवारा। और ये होता है प्रॉफिट को कम करने के लिए, यानी कि चार्ज लगता है प्रॉफिट के ऊपर, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो, आपको पे करना ही करना पड़ेगा, कंपल्शन होता है जिसमें। लेकिन इसमें कंपल्शन नहीं होता, इसमें तो जो प्रॉफिट बच गया भाई उसका बंटवारा करना है सिर्फ। ठीक है, तो ये अलग अलग केस हो गए दोनों। तो इसलिए जो एक्सटर्नल को, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना, वो ये मान लो एक्सटर्नल को पे करना पड़ता है। तो एक्सटर्नल को जो, यानी कि जो कंपनी उस फर्म के ओनर नहीं है, ओनर जो होंगे उनके लिए अप्रोप्रिएशन बनेगा, जो ओनर नहीं है तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा फिर। ठीक है, और जो हमें टैक्स का जो बेनिफिट मिलता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम्स पे मिलता है, यानी कि जो बाहर के लोगों को जो पे किया है ना, उनके पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है हमें। लेकिन जो अप्रोप्रिएशन है इसमें तो टैक्स कटने के बाद जो प्रॉफिट आया है हमारे पास, उस प्रॉफिट का बंटवारा होगा सिर्फ, कि किसको कितना कितना मिलेगा। अब देखो, जो सैलरी दी है, जो कमीशन दिया है, वो भी ओनर को ही मिला है ना, तो वो प्रॉफिट का ही उनको सैलरी के नाम से बांट दिया, कमीशन के नाम से बांट दिया, इंटरेस्ट के नाम से बांट दिया, तो वो बंटवारा है सिर्फ प्रॉफिट का। लेकिन ये प्रॉफिट का में से घटने वाला चार्ज है, एक तरह से ये लगा लो, ये प्रॉफिट के ऊपर चार्ज है। ठीक है, ये P&L का हमने अप्रोप्रिएशन का देख लिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग लगता है, और अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं है, एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा, तो नो इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट देना ही नहीं होता फिर ड्राइंग के ऊपर। अदरवाइज फिर जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट देना होता है। अब देखो, ये चीज़ तो हमने जब तक देख ली, जब नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म चल रही है तो ये चीज़ें बनानी पड़ेंगी। अब अगर पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि पार्टनरशिप के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, पार्टनरशिप फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है स्ट्रक्चर में चेंज आना। स्ट्रक्चर में चेंज कब आएगा, जब या तो कोई नया पार्टनर आएगा, या कोई नया पार्टनर, मतलब या तो कोई नया पार्टनर आया, न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ, या फिर रिटायर हो गए पार्टनर, या फिर पार्टनर्स ने वैसे ही जो अपना रेशो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो चेंज कर दिया। 3 पार्टनर थे, तीनों जैसे 3 इक्वल बांट रहे थे, ठीक है, अब उन्होंने इक्वल ना बांट के 2-3-1 के रेशो में बांट रहे हैं, वो 3-2-1 के किसी भी, मतलब उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लिया, आपस में स्ट्रक्चर में चेंज कर लिया उन्होंने, कि किस पार्टनर को ज़्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा, किसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब सारा उन्होंने अगर कुछ भी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज किया है, तो ऐसे केस में भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर कोई नया पार्टनर आया है, न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ है, तो भी कोई ओल्ड पार्टनर गया है, यानी कि रिटायरमेंट हुई है, या फिर किसी की डेथ हो गई, तो ऐसे केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा हमारी पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, अब ये देखो, इसमें लिख भी रखा है कि किस किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, या फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो जाए तब भी, अगर रिटायरमेंट हो जाए किसी पार्टनर की, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए। अब एडमिशन अगर होता है, किसी पार्टनर का एडमिशन होगा, तो वो सारे पार्टनर की कंसेंट के बेस पे होगा,
यानी कि जो जो पार्टनर पहले से है, 2 पार्टनर थे, कोई नया पार्टनर आना है तो दोनों पार्टनर अगर कंसेंट देंगे, अपनी सहमति देंगे, तभी नया पार्टनर आ सकता है। अगर एक भी पार्टनर असहमत है तो वो नया पार्टनर नहीं आ सकता तब तक। ठीक है, वो अगर फिर भी वो धक्के से लेके आते हैं तो वो इस पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर जो बाकी के 2 पार्टनर हैं उनके ऊपर केस कर सकते हैं। जो नया पार्टनर आएगा फर्म में उसके लिए फिर नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा, और नया एग्रीमेंट में क्या होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसको कितना दिया जाएगा, इसको जो हमारी गुडविल है वगैरह है उसका कितना हिस्सा मिलेगा, या क्या क्या चीज़ें होंगी आगे। जो भी पहले पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट था, नए के आने के बाद एग्रीमेंट चेंज तो होगा ना, उस नए के ऊपर भी अप्लाई होगा वो सारी चीज़ें, या फिर कुछ चेंज होगा तो वो सारी चीज़ें उसमें लिखी जाएंगी, फिर बताई जाएंगी, चेंज किया जाएगा एग्रीमेंट में। अब नया पार्टनर आएगा तो उसको सारी जो बिजनेस की एसेट्स है उनमें उसको राइट मिलेगा, और जो बिजनेस का प्रॉफिट है उसमें भी उसको हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अब नया पार्टनर आएगा तो हम अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कौन कौन से नए अकाउंट बनाने पड़ेंगे हमें नया पार्टनर आने पर। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो पुराने पार्टनर है, सैक्रिफाइस का मतलब वो क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं अब नए पार्टनर को। पुराने पार्टनर्स को कुछ त्याग करना पड़ेगा ना नए पार्टनर के आने की वजह से। जैसे अब उनको मान लो 50-50% मिल रहा था प्रॉफिट पहले, अब उनका कम हो जाएगा, नया आ गया। अगर इक्वल भी बट रहा है तो उनको 33 आ गया ना उनका हिस्सा, तो उनको चेंज करना पड़ा अपना रेशो प्रॉफिट का, अपना शेयर उस नए पार्टनर को देना पड़ेगा कुछ, तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो हम कैलकुलेट करेंगे। नया रेशो भी जो अब उनका रेशो चेंज हो गया, अब पहले उनको मिल रहा था मान लो 2-1 में बांट रहे थे, वो नए पार्टनर को दिया है 1/5 हिस्सा, तो फिर पूरा का पूरा नया रेशो जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो नए पार्टनर हैं उन नए पार्टनर पुराने पार्टनर हैं, पुराने पार्टनर्स के भी रेशो में कुछ चेंज होता है। अब जैसे मान लो पुराने पार्टनर्स पहले 2:1 में बांट रहे थे, अब जो नया पार्टनर आया उसको मान लो 1/5 शेयर दिया उन्होंने, तो अब 1/5 शेयर दिया, वो इनके शेयर पे भी तो कुछ फ़र्क पड़ा ना, उनका इनके रेशो पे भी कुछ फ़र्क पड़ा। तो अब इसके आने से इनके शेयर पे क्या फ़र्क पड़ा, और अब तीनों का नया रेशो क्या होगा, किस रेशो में वो बांटेंगे, तो वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है अब नए पार्टनर के आने पर। इसके अलावा गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, देखो अब नया पार्टनर आया है, पहले कुछ गुडविल थी फर्म की, अब पहले वो गुडविल उन 2 बंदों की थी, ए और बी की थी मान लो। अब सी बंदा आया है, सी कुछ पैसे लेके आएगा कैपिटल के, अब वो कैपिटल के पैसे लेके आएगा, अगर गुडविल की भी कुछ अमाउंट है, मान लो 1 लाख की गुडविल है, अब ये 1 लाख की गुडविल तो इन दोनों बंदों ने क्रिएट की है अपनी मार्केट में, तो अब ये बंदा नया आएगा तो इसको भी इस गुडविल का फ़ायदा मिलेगा, तो इसको इस गुडविल का फ़ायदा मिलेगा, तो इस सी बंदे को इस गुडविल के नाम के भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो वो फिर गुडविल की ट्रीटमेंट भी होगी उसके लिए। तो इसके अलावा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। अब देखो जैसे गुडविल जो थी वो अब इन 2 बंदों ने कमाई थी, ए और बी ने, ठीक है, तो उसके लिए भी सी को देने पड़े पैसे, फिर सी अगर आएगा तो इस हिस्से में ये गुडविल थी। ऐसे ही कुछ और एसेट्स हैं, जैसे कुछ मशीनरी, प्लांट मशीनरी, ये सारी की वैल्यूज़ कुछ बुक्स में चलती आ रही है। अब उन वैल्यूज़ में भी कुछ चेंज हो गया होगा कुछ सालों में, जैसे 5 साल पहले पार्टनरशिप फर्म बनी थी, अब जो 6th ईयर है उसमें नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, अब 5 साल पहले की चलती आ रही हैं ये सारे आइटम्स, तो नया पार्टनर आया तो सबने एग्रीमेंट किया कि हम हमारी जो एसेट्स है ना उनकी एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू में भी कुछ चेंज हुआ होगा, तो वो सारी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो अब वो सारी उन सारी एडजस्टमेंट्स को हम बोलेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को रीवैल्यूएट कर रहे हैं, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं जिसमें एसेट और लाइबिलिटी की सारी वैल्यूज में जो चेंज हुआ है वो चेंज करेंगे। अब वो वैल्यूज़ में कुछ बढ़ी हैं, उनकी वैल्यूज़, उनके बढ़ने से कुछ फ़ायदा हुआ है पुराने पार्टनर्स को, तो वो पुराने पार्टनर्स को मिल जाएगा उसका फ़ायदा। अब नई वैल्यूज़ पे नया पार्टनर आएगा, नए पार्टनर को जो हिस्सा मिलेगा वो नई वैल्यूज़ पे मिलेगा, क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं उनमें भी तो शेयर मिल रहा है ना नए पार्टनर को, तो अब उस नए पार्टनर को किन वैल्यूज़ वाली एसेट्स पे मिलेगा, यानी कि पहले तो मान लो कोई प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख की थी, आज के टाइम पे उसकी वैल्यू सिर्फ 80,000 रही है, तो नए पार्टनर को हिस्सा सिर्फ उस 80,000 की वैल्यू पे ही मिल रहा है, तो वो लॉस जो था 20,000 का हुआ है वो सारा
पुराने पार्टनर अपना एडजस्ट कर लेंगे, नए को जो वैल्यू मिलेगी वो 80,000 के ऊपर ही मिलेगी। ठीक है, 80,000 में ही उसका बंटवारा होगा उन चीज़ों का, यानी कि उसके लिए तो वो 80,000 की मानी जाएगी। ऐसे ही कोई लाइबिलिटी थी, मान लो वो लाइबिलिटी की अब ख़त्म हो गई है या नहीं रही है, तो वो सारी चीज़ें एडजस्टमेंट हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ती है। क्या, एक सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ता है, दूसरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ता है, गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो करना पड़ता है अगर नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो, और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन भी हमें करना पड़ता है। इसके अलावा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कैलकुलेट करना। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल है एक, कि अनिल और विशाल जो है वो 3:2 में अपना शेयर बांट रहे थे, दोनों पार्टनर थे। नया पार्टनर सुमित एडमिट हुआ है, वो 1/5 शेयर के लिए आया है पार्टनर में। तो नए जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा तीनों पार्टनर का। अब देखो, जो नया पार्टनर है वो किस शेयर के लिए आया है, 1/5 शेयर के लिए आया है। जो टोटल फर्म में शेयर होता है वो कितना होता है, 1। अब 1 का 1/5 यानी कि इस एक जो पूरा टोटल एक होता है, इस एक का 5वां हिस्सा यानी कि 1/5, 1/5 जो है वो सुमित को मिलेगा। तो बाकी बचे दो पार्टनर के लिए क्या बचा, एक, इस एक में से हम 1/5 को माइनस कर देंगे, 1/5 को माइनस करेंगे, ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं। जब हम 5 - 1 आता है तो ये हमारा आ जाता है 5 में से 1 गया 4, तो 4/5 आ गया। तो जो रिमेनिंग शेयर बच गया दो पार्टनर के लिए वो 4/5 बचा है। अब ये 4/5 अब अनिल को कितना मिलेगा, विशाल को कितना मिलेगा, तो वो कितना मिलेगा, इनका जो पुराना शेयर था उसके हिसाब से मिल जाएगा। यानी कि इस 4/5 का, देखो अनिल का क्या शेयर था पहले पुराना, 3/5 था, 3 और दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 2 5, तो 3/5 मिल रहा था अनिल को। तो अब इस 4/5 का भी 3/5, देखो ये 3/5 का 3/5 ऑफ 4/5 यानी कि 4/5 दोनों को बांटना है, तो दोनों किस रेशो में बांटेंगे, 3/5 और 2/5। तो 3/5 इस 4/5 का 3/5 जो है अनिल को मिल जाएगा, और ऐसे ही 2/5 इसका बच गया ना, फिर 2/5 आएगा इसका, क्योंकि ये 2 में 5, तो ये विशाल को भी फिर 2/5 मिल जाएगा, किसका, इस 4/5 का जो बचा था। 1/5 तो इस सुमित को मिल गया, 1 में से 1/5 हमने माइनस किया तो 4/5 आ गया था। तो 4/5 को फिर हम 3/5 और 2/5 में बांट देंगे, क्योंकि इनका 3/5 और 2/5 इनका रेशो था पहले से, तो उसमें बांटा। तो ये अनिल का तो आ गया 12/25 और इसका आ गया ये 8/25। अब इन सारों को, जैसे इसका सुमित का हमारा आया 1/5, ठीक है, जो अनिल है इसका आया 12/5। इनको इसी सीक्वेंस में लिख लेते हैं, देखो जिसमें इन्होंने पूछा है पहले, हम इसी सीक्वेंस में लिख लेते हैं। देखो अनिल का कितना आया है, 12/25, ठीक है। उसके बाद विशाल है, विशाल का कितना आया है, 8/25, ठीक है। और जो हमारा ये नया पार्टनर था सुमित, इसका कितना है, 1/5। इनका अब रेशो लेंगे, जैसे इनका एलसीएम लेंगे तो ये 25 आ गया, 25 का गया तो ये 12, ये 8 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। तो 12, 8 और 5 ये आ गया ना, 12, 8 और 5 जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा अनिल, विशाल और सुमित का, तीनों का। तो ऐसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। वैसे तो चांसेस बहुत कम है कि आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना दिया जाए, लेकिन आ भी सकता है, क्योंकि जैसे जो नेट का एग्जाम होता है उसमें तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको रेशो कैलकुलेट करके भी कुछ ऑप्शंस में से कुछ सेलेक्ट करना पड़ते हैं। तो आपको ये आनी चाहिए, थोड़ी सी बेसिक सी कैलकुलेशन है बस, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। इसके अलावा सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो यानी कि जो पुराने पार्टनर नए पार्टनर की वजह से कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपना शेयर त्याग कर रहे हैं, अपने शेयर का कुछ हिस्सा कम हो रहा है अब उनका, तो वो हिस्सा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला है कि पहले जो उनको शेयर मिल रहा था, अब नया जो मिल रहा है वो माइनस कर देंगे। जैसे पहले ज़्यादा मिल रहा होगा, अभी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर देंगे, जैसे पहले उनको मिल रहा था। जैसे अनिल को ही मान लो, इस पिछले एग्जाम्पल में मिल रहा था 3/5, नए आने से उसको मिला है 12/25, तो ये माइनस कर देंगे। तो इसका जो भी आया वो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा, कैलकुलेट करके किसको इतना सेक्रीफाइस कर रहा है। ये दूसरा पार्टनर भी ऐसे ही कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको 2/5 मिल रहा था, अब 8/25 मिल रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे। तो जो रेशो आएगा वो, जैसे आगे एक एग्जांपल के थ्रू कर भी लेते हैं हम। जैसे ये एक एग्जांपल है, रोहित और मोहित दोनों 5:3 में बांट रहे थे अपना, 5 और 3 में अपना बांट रहे थे। नया आया है ये बिजोय नाम का पार्टनर,
जिसको 1/7 मिलेगा प्रॉफिट का, ठीक है। और इनका न्यू रेशो भी दे रखा है इन्होंने तीनों का कि 4, 2 और 1 में ये बांटेंगे। तो सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करना है हमें मोहित का और रोहित का। देखो मोहित और रोहित को पहले कितना मिल रहा था, पहले ओल्ड शेयर रोहित का कितना था 5/8, इनको दोनों को जोड़ेंगे वो बाय में आ जाएगा, तो 5/8 मिल रहा था हमारा रोहित को। और रोहित को नया कितना मिल रहा है, देखो नया रोहित का ये 4 है, 4 बाय में ये 6 और एक 7, तो 4/7 अब नया मिल रहा है। तो रोहित ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो इसका पुराना कितना 5/8 माइनस में नया कितना है ये 4/7, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 3/56। इनको कैलकुलेट करेंगे इनका एलसीएम लेके, तो ये 3/56 आ गया। ऐसे ही मोहित का निकालेंगे, मोहित को पुराना कितना मिल रहा था 3/8, नया मोहित को कितना मिल रहा है, सॉरी ये नहीं है मोहित का, ये है 2/7, तो ये 2/7 इसको नया मिल रहा है, पुराना इसको 3/8 मिल रहा था। दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करके ये आ जाएगा हमारा 5/20, ये 56, तो ये 3/56 और 5/56 ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इनका करेंगे तो ये 56 ये आ जाएगा हमारा 3:5, तो 3:5 जो है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा रोहित और मोहित का। नए पार्टनर इस बिजोई के आने की वजह से ये इतना सेक्रीफाइस करेंगे 3/5 के रेशो में, ठीक है। ऐसे ही अब गुडविल का ट्रीटमेंट। अब गुडविल क्या होती है, गुडविल एक ऐसी इनटेंजिबल एसेट है जिसको हम छू देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं कि हाँ हमारे बिजनेस की ये गुडविल है, हमारे बिजनेस की ये रेपुटेशन है। किसी भी फर्म की जो रेपुटेशन होती है उसकी वैल्यू को हम गुडविल बोलते हैं, उसको ही हम गुडविल बोलते हैं कि मार्केट में हाँ इस फर्म के तो नाम से ही चीज़ें जो है लोग खरीदते हैं, तो नाम उसका नाम होना, उसकी रेपुटेशन होना, उसी को हम गुडविल बोलते हैं। तो अब गुडविल की ट्रीटमेंट हमें करनी पड़ेगी क्योंकि गुडविल जो कमाई है वो पुराने पार्टनर्स ने कमाई है, ए और बी जो पुराने पार्टनर उनने कमाई है, तो सी जो नया आएगा तो इसको इसका हिस्सा देना पड़ेगा कि भाई हाँ रेपुटेशन जो हमने क्रिएट की है उस रेपुटेशन का हमें तो फ़ायदा हो, तो ये अपना कुछ हिस्सा इन दोनों पार्टनर को देगा, कुछ पैसे इनको देगा कि भाई लो तुम लोगों ने गुडविल क्रिएट करी थी, अब मैं भी उसमें हिस्सेदार बन रहा हूँ तो मैं उसके नाम के आपको पैसे दे देता हूँ। तो ये ट्रीटमेंट हमें हमारे गुडविल में करने पड़ते हैं। अब गुडविल में चेंज किस किस टाइम पे होगा, वो तो है ही कि नया पार्टनर आएगा तो होगा, पुराना पार्टनर अगर जाएगा तो वो बोलेगा कि भाई मैंने भी ये कमाया था, गुडविल जो कमा रखी है वो तीनों ने कमा रखी है, अब तुम रखोगे तुम दोनों तो मुझे कुछ देना पड़ेगा। अब जैसे ये 1 लाख की गुडविल कमा रखी है इन्होंने, 1 लाख की गुडविल तो तीनों ने मिलके कमाई। अब ये सी चला गया तो ये 1 लाख तो इनके दोनों क्यों रह गए, इन दोनों के, इनको कुछ देना पड़ेगा सी को भी, तो इनको सी को कुछ देना पड़ेगा ताकि ये 1 लाख की ये दोनों ही रख लें। तो सी का जो हिस्सा था, मान लो इसमें 20,000 का सी का हिस्सा था, तो ये दोनों पार्टनर 20,000 रुपये सी को देंगे ऐसे केस में। ऐसे ही नया आया तो वो नया इनको देगा पुरानों को पहले से, तो ऐसे ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। डेथ होगी तो भी देना पड़ेगा डेथ हुए वाले पार्टनर को। ऐसे ही डिजोल्यूशन अगर फर्म का हो रहा है तो हम कैलकुलेट करेंगे कि गुडविल की क्या वैल्यू थी। अमलगमेशन होगा अगर 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में जुड़ रही हैं, फर्म मान लो एक ये फर्म ए है एक बी है, इसमें कुछ पार्टनर है इसमें कुछ पार्टनर है, कुछ इनकी गुडविल थी कुछ इनकी गुडविल थी आपस में मिल रही है, तो भी उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी कि अब उस गुडविल की क्या वैल्यू है, कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। अब देखो जो गुडविल का अगर एडमिशन के टाइम पे कैसे एंट्री करते हैं हम, कि देखो कुछ पैसे लेके आया ये, अब ये जेड पार्टनर आया नया, जेड पार्टनर आया, एक्स वाई पहले से पार्टनर थे, तो जेड पार्टनर आया, मान ये पैसे लेके आया ये 1,95,000, तो ये 1,95,000 में इसके कैपिटल के तो 1,65,000 ही है, 30,000 ये गुडविल के लेके आया है। तो गुडविल का इसको हम ऐसे लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये सिर्फ आपको ये रिमाइंड करवाने के लिए है, आपने ये पढ़ी हुई है चीज़ें कि ऐसे हम गुडविल भी लेके आता है ये पार्टनर। और फिर ये जो गुडविल होती है प्रीमियम की, ये प्रीमियम फॉर गुडविल हमने जिसमें लिखा था 30,000, ये 30,000 ये पुराने पार्टनर को मिल जाता है। पुराने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया ना इससे 15,000। अगर ये इक्वल था तो ये इक्वल ही हो जाएगा, अगर इनको कैपिटल शेयरिंग रेशो में देना है तो कैपिटल शेयरिंग में हो जाएगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग में बांटेंगे ये तो प्रॉफिट शेयरिंग में बांट लेंगे। तो ऐसे ही इनके ये गुडविल, इसमें ये इक्वल था इस एग्जाम्पल में, तो ऐसे ही गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं हम बुक्स में, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि आपको समझ आ जाए कि गुडविल का भी करते हैं हम। बाय चांस कोई छोटा मोटा बेसिक सा क्वेश्चन आएगा अगर आ भी गया तो, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस इसमें नहीं आएंगे। कैलकुलेशन वाले अगर पार्टनरशिप में से आ भी सकते हैं तो सिर्फ आपको शेयरिंग रेशो, ये सेक्रीफाइस रेशो, गेनिंग रेशो ये कैलकुलेट करना आएगा, ठीक है।
इसके बाद हमने देखा था कि गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं और रीवैल्यूएशन भी करते हैं। अब रीवैल्यूएशन करेंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा दे रखा है कि इसमें हम क्या करेंगे, सारी एसेट्स को रीवैल्यूएशन करेंगे कि अगर कुछ डिक्रीज हुआ है एसेट में तो इधर आ जाएगा, लाइबिलिटी में अगर कुछ बढ़ा है तो इधर आ जाएगी, अगर कोई लाइबिलिटी और नई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है तो वो आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ऐसे ही अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो वो यहाँ आ जाएगी, डिक्रीज हुई है तो आ जाएगी इधर, डेबिट हो जाएंगी ना। अब एसेट डेबिट हुई है तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो इसकी क्रेडिट साइड आएगी ये चीज़ें। ऐसे ही एसेट की वैल्यू अगर कम हुई है तो एसेट क्रेडिट हुई होगी, अब क्रेडिट हुई होगी तो डेबिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा, तो इसलिए इसकी डेबिट साइड आ जाएंगी ये चीज़ें। अब इन सब से कुछ फ़ायदा या कुछ नुकसान हुआ होगा। अगर ये डेबिट साइड ज़्यादा आ जाती है तो यानी कि लॉस हुआ है, अब वो लॉस हुआ है तो फिर वो लॉस इधर पार्टनर्स में बट जाएगा। अगर ये वाली साइड ज़्यादा आ जाती है यानी कि वैल्यू बढ़ी है एसेट्स की, लाइबिलिटी की कम हुई है तो प्रॉफिट हुआ है, तो वो पार्टनर्स में इधर आके बट जाएगा पार्टनर्स में। तो रीवैल्यूएशन में जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको मिल जाता है लॉस या प्रॉफिट जो भी हुआ है, और अब नए सिरे से नई पार्टनरशिप के साथ स्टार्ट होता है। जैसे पहले 2 ही पार्टनर थे, नई पार्टनरशिप में 3 पार्टनर्स आ गए, तो नए सिरे से नई वैल्यूज़ के साथ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आगे स्टार्ट होती हैं। तो पुरानी को एडजस्ट करना पड़ता है और उसको एडजस्ट करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, अब एडमिशन के टाइम पे हमने देख लिया ऐसे ही कि भाई सैक्रिफाइस रेशो या न्यू शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, रीवैल्यूएशन करेंगे। ऐसे ही अगर रिटायरमेंट होती है किसी पार्टनर की या डेथ होती है किसी पार्टनर की तो भी हमें गुडविल का करना पड़ेगा। जैसे मैंने उस एग्जाम्पल के साथ आपको बताया था कि अब भाई गुडविल तो 3 पार्टनर्स ने कमाई, अब एक रिटायर हो रहा है तो 2 को कुछ पैसे देने पड़ेंगे उसे, एक को कि भाई हाँ तेरा भी हिस्सा है इस गुडविल में। ऐसे ही रिजर्व्स में उसका कुछ हिस्सा है तो रिजर्व्स का हिस्सा भी उसको देना पड़ेगा। एसेट्स और लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन किया है, रीवैल्यूएशन करके जो प्रॉफिट लॉस था वो पुराने पार्टनर तो सब में बटेगा ना, तो वो पुराना पार्टनर तो ये भी था सी भी, अब तो नए ये 2 रह जाएंगे ए और बी, तो सी को भी मिलेगा इसका कुछ प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, गुडविल की भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब नया पार्टनर आएगा तो इसमें एक चीज़ लिखनी रखी यहाँ पे, गेनिंग रेशो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। अब पुराना पार्टनर अगर जाएगा तो वो अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा, उसका हिस्सा छोड़ के जाने की वजह से जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर, जैसे ए और बी बच गए, सी चला गया, तो ए और बी को कुछ फ़ायदा होगा उसकी वजह से। पहले तो 3 हिस्सों में बांटना पड़ रहा था प्रॉफिट, अब ये तीसरा हिस्सा ख़त्म तो सिर्फ 2 ही हिस्सों में प्रॉफिट बटेगा, तो फ़ायदा होगा इनको, तो वो फ़ायदा यानी कि वो गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशो हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें था हमारा ओल्ड माइनस न्यू, इसमें करेंगे न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि न्यू रेशो हमारा ज़्यादा होता है, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। न्यू रेशो ज़्यादा होगा, अब उनको नया ज़्यादा मिलेगा, पुराना उनका कम था, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, गेन, फ़ायदा का जो रेशो है वो कैलकुलेट करेंगे हम इसमें। अब जैसे इसमें एग्जांपल है, मुरली, नवीन और ओम प्रकाश 3 पार्टनर थे, तीनों इस रेशो में अपना प्रॉफिट बांट रहे थे। अब मुरली रिटायर हो गया, मुरली और अपना 2/3 जो शेयर है वो तो ये नवीन को देके जा रहा है, और बाकी का जो बच गया वो देके जा रहा है ओम प्रकाश को। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो दोनों कैलकुलेट करने हैं हमें। अब देखो, नवीन का जो शेयर था, जो बाद में जो लास्ट में जो पार्टनर बच जाएंगे, सॉरी पुराने जो पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर बच जाएंगे, उनका ही हमें गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना होता है ना, और इन्हीं का नया रेशो कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यही बच गया, अब तो ये तो चला ही गया, तो इन्हीं का रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो सिर्फ इन दोनों के ट्रीटमेंट को देखेंगे। देखो इनका पुराना शेयर कितना था, नवीन का था ये 1/2, नवीन का ये दूसरे नंबर पे है ना, तो 1/2 था। ओम प्रकाश का था ये 1/8, तो हमने यहाँ पे लिख लिया नवीन का 1/2, ओम प्रकाश का 1/8। अब जो ये है नया शेयर जो इनको मिलेगा, अब नवीन को मिलेगा, इन्होंने लिख रखा है कि 2/3 जो मुरली का शेयर है ना उसका 2/3 मिलेगा नवीन को। मुरली का शेयर कितना था, 3/8, तो यानी कि 3/8 का 2/3, ये 2/3, 3/8 का 2/3 मिलेगा इसको, नवीन को। तो नवीन को, अब नवीन का देखो, नवीन की लाइन में ही हम लिखते जाते हैं इसकी सारी चीज़ें, ओम प्रकाश का इधर करते जाएंगे सारा। तो नवीन का जो मिला है इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2/8 मिला है अब नया। ऐसे ही ओम प्रकाश को जो मिला है वो रिमेनिंग मिला है, रिमेनिंग अब 2/3 इसको मिल गया, 1 होता है सारा टोटल, 1 में से 2/3 अगर माइनस करेंगे तो 1/3 और बचेगा, तो 1/3 अब मिलेगा इस ओम प्रकाश को।
तो ओम प्रकाश का अगर कैलकुलेट करेंगे, ये ओम प्रकाश की लाइन है, तो ओम प्रकाश को देखो 1/3 मिलेगा किसका, जो मुरली का शेयर था 3/8, तो 3/8 का 1/3 इसको मिलेगा, तो ये आ गया 1/8। तो 1/8 अब इसको और मिल जाएगा, 1/8 इसको पहले से मिल रहा था, ऐसे ही इसको 1/2 पहले से मिल रहा था, अब ये 2/8 और मिल जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐसे ही इसके इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ा तो नया रेशो इसका आ गया ये 3/4, इसका आ गया ये 1/4। तो अब नया रेशो तो इनका क्या होगा, इधर कर लेते हैं कि 3/4 तो है नवीन का, और इस ओम प्रकाश का है 1/4, तो इनका रेशो कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3:1। तो 3:1 तो इनका क्या हुआ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और अगर हमें इनका गेनिंग रेशो भी देखना है, तो गेनिंग रेशो क्या होगा, देखो इसको कितना मिल रहा है 3/2, ये मिल रहा है जो 3/2 मिल रहा है, ये सॉरी 2/8 मिल रहा है, और ओम प्रकाश को मिल रहा है 1/8, तो इनका जो गेनिंग रेशो है वो क्या होगा 2/8 और 1/8, नीचे 8 है, तो जो गेनिंग रेशो आ जाएगा हमारा 2:1, ये 2:1 इनका जो होगा गेनिंग रेशो होगा, और ये 3:1 जो है इनका न्यू रेशो होगा। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे हम। अब रिटायरमेंट हो रही है, तो डिस्पोजल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या मिलेगा, तो वो क्या क्या मिलेगा, वो उसको और किस तरह से मिलेगा, देखो उसको सारी की सारी अमाउंट या तो लमसम अमाउंट दे दी जाएगी उसी टाइम पे, यानी कि सारे का सारा पैसा उसको कैश में उसी टाइम पे दे दिया जाएगा, या इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं वो। अब वो इंस्टॉलमेंट में देंगे तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है, या फिर विदाउट इंटरेस्ट, जो भी उनकी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है उसके हिसाब से मिलेगा सारी चीज़ें। ठीक है, और वही चीज़ है कि अब वो जा रहा है तो उसको कुछ, अब उसकी जो जितनी भी अमाउंट थी, जो कैपिटल की अमाउंट थी, अब वो जा रहा है, अब उसको हम लमसम ना दे रहे हैं, अब उसको सारा पैसा स्टार्टिंग में ही नहीं दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं तो उसका जो पैसा है कैपिटल अकाउंट का, जो भी बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा ना, उसका सारी चीज़ें जो उसको मिलनी थी। अब वो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे लोन अकाउंट में, यानी कि वो उसने जो कैपिटल लगा रखी थी अब वो उसकी लोन मानी जाएगी, क्योंकि जब जो पार्टनर जो होते हैं वो ओनर होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो ओनर होते हैं तो वो पैसे लगाते हैं तो उसको कैपिटल बोला जाता है। लेकिन अब वो चला गया तो वो ओनर नहीं रहा, अब बाहर का हो गया वो, और बाहर के अगर लोग कोई पैसे लगाते हैं तो उसको हम लोन बोलते हैं फिर, तो लोन माना जाएगा अब उसका सारा पैसा। अब लोन के ऊपर फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब लोन के ऊपर या तो इंटरेस्ट पहले से कुछ एग्री होगा वो मिलेगा, अगर एग्रीमेंट कुछ नहीं था तो 6% पर एनम के हिसाब से उसको उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलता जाएगा, जब तक उसकी सारी पेमेंट जो पहले रिमेनिंग पार्टनर है वो नहीं कर देते। ठीक है, अब डेथ ऑफ ए पार्टनर, सेम ट्रीटमेंट जो हम रिटायरमेंट के टाइम पे करते हैं वही सेम ट्रीटमेंट हम एक पार्टनर की डेथ होने पर करते हैं। बस केस क्या है कि उसमें तो हम पार्टनर के नाम से ही शो करते हैं, जो लोन का पैसा होता है लोन में कन्वर्ट कर देते हैं। जब मान लो सी था वो, तो सीज लोन अकाउंट हो जाएगा कि सी का लोन अकाउंट है, में उसका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा सारा का सारा जो उसको देना था। लेकिन डेथ के केस में क्या होगा, उसके एग्जीक्यूटर्स जो डेथ हो गई, अब वो खुद तो आ नहीं सकता लेने पैसे, तो उसके नाम पे उसके बिहाफ पे उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जिसको एग्जीक्यूटर्स या रिप्रेजेंटेटर कुछ भी बोल सकते हैं, कि जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बंदे, उसके घर वाले जो भी हो सकते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटर्स उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जैसे सी की अगर मान लो डेथ हुई है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, सीज रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंट, कि उसके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में जाएगा वो सारा का सारा पैसा। ठीक है, बाकी सारा सेम केस होता है, उसको ऐसे ही गुडविल का हिस्सा भी मिलता है, उसको कुछ जो उसकी कैपिटल है वो भी मिलती है सारी, उसको जो प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट से हुआ वो भी मिलेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का ड्राइंग की जो जर्नल एंट्री और उनका परफॉर्मा मैंने एडमिशन वाले टाइम पे दिखा दिया था आपको, वैसे ही सेम होता है, बस उसमें उस नया पार्टनर लेके आया था उसमें उसको देना पड़ता है, तो वही केस बस वो थोड़ा उल्टा हो जाता है, उसमें क्रेडिट हुआ तो उसमें डेबिट हो जाता है। बाकी वो चीज़ें आपको काम की नहीं है, वो बस मैंने जस्ट रिवीजन के लिए डाली थी, आपको बस ये याद रखनी है। जो इसमें मोटी मोटी कोई चीज़ें आ गई थी, जैसे कि यहाँ पे आया था कि इसको 6% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ता है,
ऐसे ही ये रेशो कैसे कैलकुलेट करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। या उसको क्या क्या मिलता है, तो उसको क्या क्या मिलता है, उसको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलता है, उसको गुडविल का हिस्सा मिलता है, बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कुछ ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस में ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। इसके बाद जो अब रिटायरमेंट और डेथ वाला ट्रीटमेंट वाली चीज़ें भी हमने समझ ली। उसके बाद आता है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, पार्टनरशिप फर्म का बंद होना बोलते हैं हम डिजोल्यूशन। अब पार्टनरशिप फर्म अगर बंद हो रही है तो हम जो पार्टनरशिप फर्म है, ये सेक्शन 39 के अंदर कि कोई कभी भी पार्टनर्स चाहें तो पार्टनरशिप फर्म को डिजोल्यूशन कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकते हैं। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा तो वो बंद हो जाएगी ऐसे। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के कुछ और भी तरीके होते हैं, जैसे कि ये एक बार चीज़ देख लेते हैं। एक तो देखो पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन, ये क्या है, पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन, और एक होता है पार्टनरशिप फर्म का डिजोल्यूशन। दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना हमें। एक तो होता है पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन, एक होता है पार्टनरशिप फर्म का डिजोल्यूशन। देखो पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म में क्या फ़र्क है। अब जैसे मान लो ABC 3 पार्टनर हैं, इनके बीच में क्या है, पार्टनरशिप है। अब ये इसका डिजोल्यूशन कब होगा, यानी कि इन तीनों की पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। मान लो एक D पार्टनर नया आ गया, तो अब पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, ABCD। तो पहले वाली जो पार्टनरशिप थी ABC की, वो डिजोल्यूट होगी, यानी कि वो बंद होगी, खत्म होगी। अब नई पार्टनरशिप शुरू हुई है इन चारों के बीच में। या कोई एक पार्टनर चला गया, C चला गया मान लो, तो A और B की नई पार्टनरशिप स्टार्ट होगी, तो पुरानी वाली तो खत्म होगी ना। तो ऐसे होता है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि सिर्फ पार्टनरशिप, जो पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप का रिलेशन है वो खत्म हुआ है, नया पार्टनरशिप रिलेशन स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे उसमें फर्म का डिजोल्यूशन नहीं हुआ, जो बिजनेस था उसका डिजोल्यूशन नहीं हुआ, सिर्फ पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन हुआ है। तो पार्टनरशिप का जो डिजोल्यूशन है वो किन किन कारणों से हो सकता है। देखो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया, अगर उनका पहले रिमेनिंग ही थे ABC, वो कुछ इक्वल बांट रहे थे, अब वो इक्वल ना बांट के अपने कैपिटल शेयरिंग रेशो या 2-3-1 किसी भी रेशो में बांट रहे हैं, तो इनका जो ये रिलेशन खत्म हो गया, नया रिलेशन स्टार्ट हुआ है, तो खत्म हो गई पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन हो गया। ऐसे केस में एडमिशन हुआ नए पार्टनर का तो भी डिजोल्यूशन हो जाएगा पार्टनरशिप का, पुरानी पार्टनरशिप का तो डिजोल्यूशन ही हो जाएगा। रिटायरमेंट हुई, डेथ हुई, या कोई एक पार्टनर दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया एक पार्टनर, तो भी डिजोल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा कंप्लीशन ऑफ वेंचर इफ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर दैट, कि एक पार्टिकुलर काम के लिए ही हमने पार्टनरशिप बनाई थी। हम जैसे कि हम A और B की थे 2 बंदे, ऐसे ही C और D 2 बंदे अलग थे। इन्होंने एक काम करने के लिए, जैसे मान लो एक बिल्डिंग बनानी थी, तो उस बिल्डिंग के लिए ही ये चारों मिले थे ABCD। अब वो बिल्डिंग बन गई तो ये ABCD का रिलेशन ख़त्म। तो ऐसे ही कोई कि एक कंप्लीट हो जाए एक पर्टिकुलर वेंचर, एक वेंचर का मतलब है कि मिल के काम करने, कोई भी एक काम जो है वो ख़त्म हो जाए, तो पार्टनरशिप उनके बीच में अपने आप डिसोल्यूट हो जाएगी। इसके अलावा पार्टनरशिप का जो पीरियड है, अब उन्होंने ये एग्रीमेंट कर रखा था कि 10 साल तक हम पार्टनरशिप करेंगे, 10 साल खत्म तो पार्टनरशिप खत्म। ठीक है, तो इन केसेस में जो है ये आपके पास ऐसे ऑप्शन पूछ सकते हैं कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन किस किस केस में हो सकता है, तो इन केसेस में पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा जो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन है, उसका क्या मतलब है कि जो बिजनेस था वो ही खत्म हो गया, बंद हो गया वो बिजनेस ही। अब 3 बंदों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर रखा था, उस वो फर्म ही बंद हो गई, तो हो जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा उस फर्म का, कि नया पार्टनर आए जाए कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हो गई, अब तो कुछ आ ही नहीं सकता, नया जा सकता, ना आ सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में अब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहले एग्रीमेंट के बेस पे यानी कि सारे पार्टनर आपस में कंसेंट दे दें, सहमति दे दें कि हाँ भाई हम सारे जो हैं ये एग्रीमेंट कर रहे हैं कि अब हम हमारी फर्म को बंद कर रहे हैं, तो हो जाएगा। दूसरा है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन का मतलब है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, वो बंद होनी ही, मतलब कोई ऑप्शन सारे खत्म हो जाते हैं कि भाई अब तो बंद ही करनी पड़ेगी। जैसे कि 2 पार्टनर थे मान लो A और B, अब जो ये B पार्टनर है इसकी डेथ हो गई, या ये छोड़ के जा रहा है, ये बोल रहे हैं ना मुझे नहीं करनी कंटिन्यू, तो बच गया एक अकेला बंदा बच गया, तो फर्म तो बंद ही करनी पड़ेगी। या फिर सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, कि सारे A और B थे, दोनों के दोनों दिवालिया हो गए, तो अब आगे फर्म को कौन चलाएगा,
तो ऐसे केस में डिजोल्यूशन हो सकता है। तो ये कंपलसरी डिजोल्यूशन के कुछ है, या कि कुछ बिजनेस का काम जो है वो इलीगल हो जाए या अनलॉफुल एक्टिविटी करने लग जाए, तो ऐसे केस में भी फर्म का कंपलसरीली डिजोल्यूशन हो जाता है कि अब तो कंपल्सन हो गया कि करना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ कंटीजेंसी हो सकती है कि कुछ और सिचुएशन हो सकती हैं जिसकी वजह से हो सकता है बंद, जैसे कि एक तो यही कि जो काम था वो कंप्लीट हो गया, कि जिस काम के लिए पार्टनरशिप फर्म हमने बनाई थी वो कंप्लीट हो गया। डेथ होगी पार्टनर की, तो इस केस में अब डेथ होगी तो एक अकेला बंदा बच गया, पार्टनरशिप फर्म ख़त्म कर दी इसने, तो ऐसे केस में हो सकता है। पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनर एज एन कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, ऐसे केस में भी वो बाकी पार्टनर ये सोच सकते हैं कि चलो हम पार्टनरशिप फर्म को डिजोल्यूट कर सकते हैं, तो ऐसा केस में हो सकता है। एक है डिजोल्यूशन बाय नोटिस, कि नोटिस दे के भी पार्टनरशिप फर्म, अब देखो मान लो कि कोई पार्टनर रिटर्न में एप्लीकेशन दे दे कोर्ट को कि हाँ हम करवाना चाह रहे हैं, हमारा डिजोल्यूशन करवाना चाह रहे हैं, तो वो ऐसे केस में नोटिस दे के भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। या फिर कोर्ट अगर कर दे कि कोर्ट ये सोचे कि ये अब जो पार्टनर्स हैं ये अपने केस कर दिया किसी एक पार्टनर ने, फिर कोर्ट ने सोचा हाँ इसको फर्म को बंद करना ही ज़रूरी है, तो कोर्ट भी ऑर्डर दे सकता है कि इस पर्टिकुलर फर्म को बंद करो, या इलीगल कुछ काम हो जाए तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि इस पार्टनरशिप फर्म को बंद करो, तो ऐसे केस में भी पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकती है, डिसोल्यूट हो सकती है। अब हम देखते हैं कि अब डिसोल्यूशन जब होता है तो हम क्या अकाउंटिंग सेटलमेंट करते हैं, अकाउंट्स में क्या चेंजेस किए जाते हैं, क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अब जब पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो सारे अकाउंट्स को बंद किया जाता है, पार्टनर्स जो फर्म के बिजनेस हैं उसको सीज किया जाता है, सारे अकाउंट्स को सेटल कर दिया जाता है, जो कोई पैसे हमसे मांग रहा है उनको पैसे दे दिए, जिनसे हम मांग रहे हैं उनको ले लिए और बिजनेस ख़त्म करना है। सारी की सारी एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, कोई क्लेम था वो सारी चीज़ें फुलफिल कर दी जाती हैं। ठीक है। अब इसमें मेन जो इशू होता है जो हमारा डिसोल्यूशन के टाइम पे वो ये है कि लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे होगा, अगर लॉस हैं तो वो कैसे पे करने पड़ेंगे। तो लॉस जो हैं वो सबसे पहले तो है कि प्रॉफिट में से पे करेंगे, अगर कोई प्रॉफिट बचा हुआ है तो उस प्रॉफिट में से सबसे पहले लॉसेस को पूरा किया जाएगा। अब प्रॉफिट हमारे ख़त्म हो गए, मान लो हमारा 1 लाख का लॉस था, प्रॉफिट हमारे पास 20,000 के ही थे, तो सबसे पहले तो वो प्रॉफिट में से प्रॉफिट घटाएंगे, इसमें से मतलब प्रॉफिट में से पे करेंगे। अब 80,000 का लॉस और बच गया, अब 80,000 के लॉस को कैपिटल से पे किया जाएगा पार्टनर्स के, पार्टनर की कैपिटल जितनी भी थी, अब मान लो पार्टनर्स की सबकी मिला के 60,000 की कैपिटल बची हुई थी, तो उसमें से पे हो गया, अब 20,000 फिर बच गए, तो ये 20,000 फिर बच गए, तो इसको पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपस में इस लॉस को बांट लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट को भी बांटते, तो लॉस हो गया तो अब लॉस को भी बांटेंगे, तो ऐसे केस में ऐसा हो जाएगा। इसके अलावा अब अगर एसेट्स हैं जो बिजनेस की, उनको कैसे पे करना है, कैसे एसेट्स का कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो जो एसेट्स हैं उन एसेट्स से सबसे पहले तो जो बाहर के डेटर्स हैं उनको पे किया जाएगा, थर्ड पार्टी को पे किया जाएगा। उसके अलावा थर्ड पार्टी को पे कर दिया, थर्ड पार्टी की पे करने के बाद जो भी पार्टनर्स हैं अगर उन्होंने कुछ एडवांस दे रखा है या पार्टनर ने लोन दे रखा है, पहले तो बाहर वालों को दे दिया, बाहर वालों को देने के बाद पार्टनर्स के लोन को पे किया जाएगा सबसे पहले, फिर पार्टनर्स के लोन को पे करने के बाद भी एसेट्स में से कुछ बच गया तो वो पार्टनर्स की कैपिटल को पे करने के लिए पूरा किया जाएगा कि पार्टनर्स की कैपिटल पे करनी है, पहले पार्टनर्स का लोन पे करना है। इसकी सीक्वेंस आपको, ये सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, नेट में तो आता ही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं आपके, अब सीईटी में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि एसेट्स को कैसे कैसे यूटिलाइज किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, पहले हम बाहर वालों को यानी कि थर्ड पार्टी को पे करने के लिए करेंगे, दूसरे नंबर पे लोन पे करने के लिए करेंगे, तीसरे नंबर पे पार्टनर की कैपिटल पे करने के लिए करेंगे, और उसके बाद जो बच जाएगा वो हम पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एज ए प्रॉफिट उनको बांट देंगे कि कैपिटल भी पे कर दी भाई, सारी चीज़ें पे कर ली, अब उनको प्रॉफिट की तरह बांट देंगे। कुछ बच गया तो, नहीं बचा तो वो पहले ही ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, इनमें डिफरेंस होता है। रीवैल्यूएशन में तो हम सिर्फ वैल्यू में जो चेंज हुआ है एसेट लाइबिलिटी की वो देखते हैं, इसमें हम उनकी वैल्यू को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। जो डेबिट साइड की एसेट लाइबिलिटी होती है, जो डेबिट में बैलेंस होता है जिनका, यानी कि एसेट है तो उनका डेबिट बैलेंस होगा, अगर लाइबिलिटी है तो उनका क्रेडिट बैलेंस होगा, तो वो उल्टा हो जाएगा। एसेट्स सारी क्रेडिट हो जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएंगी,
ऐसे ही लाइबिलिटी सारी हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी, वो क्रेडिट होती हैं तो वो डेबिट हो जाएंगी और रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड आ जाएंगी। तो ऐसे रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, यानी कि सारी डिस्पोज ऑफ करते हैं हम एसेट लाइबिलिटी को कवर करते हैं। अगर कवर हो जाएंगी तो ठीक है, लॉस होगा तो पूरा पार्टनर्स में बट जाएगा, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स में बट जाएगा। इसके अलावा प्रॉफिट और लॉस के लिए भी उसमें ही प्रॉफिट और जो भी बचता है, जो रियलाइजेशन में जो भी बचता है वो फिर पार्टनर्स को मिल जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है उसमें फिर लास्ट में प्रॉफिट ही बचता है ना, प्रॉफिट और लॉस बचता है। तो इसीलिए प्रॉफिट और लॉस ही बचेगा कि भाई सारी एसेट्स में से लाइबिलिटी को पे कर दिया तो जो बच गया अगर तो प्रॉफिट है, नहीं बचा अगर मान लो लाइबिलिटी ज़्यादा थी तो लॉस हो गया। तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसलिए प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये एक तरह से नॉमिनल अकाउंट हो गया, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट हमारा सारे खर्चे और इनकम का अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट यहाँ पे सही नहीं लिखा गया, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट होता है रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रियलाइजेशन जो अकाउंट होता है वो कौन से नेचर का अकाउंट होता है, तो वो नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि इसमें हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। ये रियलाइजेशन अकाउंट का परफॉर्मा हो गया। देखो इसके डेबिट साइड सारी है, क्योंकि ये क्रेडिट हो जाएंगी, लैंड एंड बिल्डिंग ये सारे डेबिट बैलेंस होते हैं ना इनके, तो ये अब क्रेडिट हो जाएंगी, इसलिए रियलाइजेशन के डेबिट साइड आ जाएंगी, क्योंकि डेबिट फिर रियलाइजेशन अकाउंट हुआ है ना, तो इसकी डेबिट साइड आएंगी, ये क्रेडिट होगी सारी की सारी। जो डेबिट साइड का बैलेंस था वो सारा क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट का था वो डेबिट हो जाएगा। उल्टा कर देते हैं हम सारी चीज़ें, तो उल्टा कर देंगे और इनके बाद जो भी बचा है लॉस है तो वो पार्टनर्स में बट गया, अगर उन प्रॉफिट है तो वो पार्टनर्स में बट गया। तो ये ऐसे रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। और ये किस तरह का अकाउंट होता है ये याद रखना है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। ठीक है। अब इसके अलावा एक और केस हो सकता है कि पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाए। अब पार्टनर इनसॉल्वेंट हो गया, इसका मतलब है कि कैपिटल डेफिशिएंसी होगी, यानी कि पार्टनर के पास कैपिटल ही नहीं बची, पार्टनर के पास जो उसको लॉस का हिस्सा मिल रहा था जो भी वो पे ही नहीं कर सकता, वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंट हो गया तो वो क्या करेगा, तो ऐसे केस में उसकी जो कैपिटल डेफिशिएंसी है, उसकी जो कैपिटल माइनस में जा चुकी है, उसको या तो जो सोल्वेंट पार्टनर हैं वो पे करेंगे, ठीक है, या फिर वो इनसॉल्वेंट पार्टनर है वो खुद उसके पास कुछ बचा हुआ है तो वो ला के वो दे सकता है। अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है तो वो पार्टनर सॉल्वेंट पार्टनर है, वो कैश लेके आएंगे फर्म में और उसकी डेफिशिएंसी को कवर करेंगे। अब देखो इसके लिए अब वो किस रेशो में लेके आएंगे, क्यों लेके आएंगे भाई, वो सारी चीज़ें। अब इसके लिए एक रूल आता है हमारा गार्नर वर्सेस मुर्रे, ये आपने पढ़ा होगा, अब एकदम से याद भी आ गया होगा आपको कि हाँ गार्नर वर्सेस मुर्रे हमने सुना हुआ है। क्या होता है कि गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल अप्लाई होता है जब पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाए। अब इनसॉल्वेंट हो जाए